नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सेशन में। हम लोग आज के इस टॉपिक में यानी 15 मिनट के शो में बिहार इकोनॉमिक सर्वे को कवर करने वाले हैं। और इस इकोनॉमिक सर्वे के टोटल 14 भाग हैं, यानी कि टोटल 14 अध्याय हैं, जिनमें से 6 से 7 अध्याय ऐसे हैं जहां से सीधे आपके एग्जाम में यानी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू ही हम जो है बिहार की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हम लोगों का बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। ये पहला अध्याय है और ये पहला अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो ये सर्वेक्षण के अनुसार ही आने वाले समय में हम लोग जो है इसमें जितने भी अध्याय दिए हैं, 14 टॉपिक जो दिए हैं, उन्हीं टॉपिक्स के माध्यम के से आगे के सेशंस को हम लोग कवर करेंगे। और आगामी परीक्षाओं के लिए यानी आने वाले समय में हमारा जो एग्जाम लगा हुआ है, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। सो बिना देर किए शुरू करेंगे आज का सेशन। बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन हम लोगों को डिस्कस करना है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था एवं उसकी संरचना क्या है। फिर हम लोग प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करेंगे, पर कैपिटा इनकम क्या है बिहार में। फिर हम लोग बात करेंगे बिहार में जीवीए एवं रोजगार में हिस्सेदारी क्या है, मूल्य एवं मुद्रास्फीति की स्थिति बिहार राज्य में इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है, और इसके अलावा बिहार राज्य में क्षेत्रीय विषमताओं के कारण क्या है और उन क्षेत्रीय विषमताओं को हम किस तरह से मेजर करते हैं। इसके अलावा लास्ट क्लास में यानी इस क्लास के अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू दूंगा, जिसे आपको जो है आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना को हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जब बिहार की अर्थव्यवस्था की हम संरचना देखते हैं, तो संरचना को सबसे पहले, इस संरचना में सबसे पहले हमको समझना होगा बिहार का जीएसडीपी हमें जानना होगा। जब हम बात करेंगे बिहार के जीएसडीपी की बात करते हैं, तो बिहार का जो जीएसडीपी है ये वो एट प्रेजेंट में 7.5 लाख करोड़ है। आप शॉर्ट में इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर आप इसके जो है पूरे आंकड़े भी याद रख सकते हैं। कई बार आयोग ने पूरे आंकड़ों को जो है ऑप्शन में आपसे पूछा है, ऑप्शन में रखा है आपके समझ। तो 7,51,396 करोड़ रुपए ये बिहार का क्या है, जीडीपी है। यानी बिहार का जीडीपी मतलब जिसे आप जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और इस जीएसडीपी में 15.5% का यानी 15.5% का जो है वृद्धि देखा गया है पिछले वर्ष की तुलना में। फिर हम बात करेंगे, यह दरअसल वर्तमान मूल्य पर है, यानी कि करेंट प्राइस पर जो जीडीपी हम निकालते हैं, इस करेंट प्राइस पर ये जीडीपी का मूल्य है। वहीं पर अगर हम स्थिर मूल्य पर 2011-12 की कीमतों पर अगर हम जीएसडीपी को निकालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2011-12 में कीमतें कम होंगी और उनके अनुसार अगर हम निकालें तो जो जो बिहार की जीडीपी बनती है वो 4.4 लाख करोड़, इट मीन 4,42,473 रुपए जो है वह बिहार का जीएसडीपी रहा है। और जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.6% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये दो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं यानी दो महत्वपूर्ण डेटा आपके एग्जाम के लिए है जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अगर हम जीएसडीपी की बात करते हैं तो कई बार सवाल एनएसडीपी से पूछा जाता है, यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हम जीएसडीपी से डेप्रिसिएशन को जो है एक्सक्लूड करते हैं जीएसडीपी में, तो हम जो है मुख्य रूप से एनएसडीपी के आंकड़ों को प्राप्त कर पाते हैं। तो वर्तमान मूल्य पर जो है एनएसडीपी 6.8 लाख करोड़ रुपए है। वहीं पर जो है अगर हम बात करें 11-12 के स्थिर मूल्य पर, तो ये 3.9 लाख करोड़ रुपए है। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें यानी प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात करें, तो प्रति व्यक्ति जो जीएसडीपी है ये है 59,637 रुपीज है। ये बिहार का प्रति व्यक्ति आय आप इसे कह सकते हैं। इसे आप कहेंगे क्या, ये आपका पर कैपिटा इनकम कहेंगे आप। इस डेटा को आपको याद रखना है। कई बार परीक्षा में इस डेटा को कंपैरिजन करते हुए कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सवाल पूछा जाएगा कि बेगूसराय और पटना का जो जीडीपी है, बेगूसराय और पटना का जो पर कैपिटा इनकम है वह स्टेट के पर कैपिटा इनकम से अधिक है, कम है, बराबर है। इस तरह के कई सारे सवाल प्रीवियस ईयर में बने हैं। तो इन आंकड़ों पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करके आ पाएंगे। तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी बात करें या पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 59,637 है।
पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हम इसे, तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए हम जो है जीएसडीपी से हम डिवाइड कर देते हैं, जीएसडीपी को हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें जो है अपने स्टेट का एवरेज इनकम यानी औसत आय निकल जाता है, और इस औसत आय को ही हम जो है पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं। और वहीं अगर 11-12 के स्थिर मूल्य पर हम अगर पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो ये हो जाता है 35,119 रुपए, ये बिहार का हो जाता है जीएसडीपी। तो बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना की हम बात करें तो सबसे पहले हम बिहार का जीएसडीपी समझेंगे क्या है, जीएसडीपी के आंकड़ों को देखा हमने, फिर हम एनएसडीपी देखते हैं, और फिर हम जो है बिहार में पर कैपिटा इनकम की स्टेटस को या पर कैपिटा इनकम की स्थिति को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार की अर्थव्यवस्था की संरचना को समझने के लिए जब हम इस जीएसडीपी की बात करेंगे तो हमें यह भी जानना जरूरी हो जाएगा कि जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का, क्या जो है कह सकते हैं भार है या क्या जो है कंट्रीब्यूशन है। तो इसे जानने के लिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था में यानी बिहार का जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है वह है 19.97%। आप इसको लगभग 20% मान सकते हैं। और अगर हम प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर 6.7% के आसपास वह देखा गया है। इसके अलावा जब हम द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्टर की बात करेंगे, जहां पर मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग आदि से संबंधित क्रियाकलाप होता है, तो वहां पर अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र में तो 20.04% जो है लगभग द्वितीय क्षेत्र का जीएसडीपी में हिस्सेदारी है। और बात करें तो इसमें पिछले साल की तुलना में 6.8% की वृद्धि दर को देखने को मिला है। वहीं पर तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, 59.98% का कंट्रीब्यूशन बिहार स्टेट की जीडीपी में देखने को मिलता है, जो लगभग 60% को मान सकते हैं आप, और इस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिला है। क्लियर बात। अगर आपको जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि जो टर्शियरी सेक्टर है सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, और उसके बाद हम बात करें तो सबसे कम ग्रोथ रेट जिस सेक्टर में है वो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है। और वहीं पर अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन में भी यही आंकड़ा बनेगा, टर्शियरी सेक्टर में का योगदान जीएसडीपी में सबसे ज्यादा है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का रोल हो जाता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे कम रोल जो है यानी सबसे कम कंट्रीब्यूशन वह हो जाता है किसका, कृषि क्षेत्र का। तो ये आंकड़े भी याद रखेंगे, कई बार इनसे संबंधित इस तरह के सवाल भी जो है वो पूछे जाते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इसी में। तो अब हम बात करेंगे जीवीए एवं रोजगार में क्षेत्रवार हिस्से की बात करेंगे। ये डेटा पूरा का पूरा बात करें तो आपके इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया गया है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण से ही इन आंकड़ों को उठाया गया है। तो किसी प्रकार का आंकड़ों में किसी जो है मिसकंसेप्शन या कोई भी गलत आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं होंगे। एग्जैक्टली ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के सेक्शन के रूप में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तब हम बात करेंगे जीवीए के बारे में। तो जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, सकल मूल्यवर्धन कहते हैं, ये राज्य का कहा जाता है, और यह जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए अहम रोल निभाता है। यानी जब हम अपने देश के या अपने राज्य के सकल उत्पादन की बात करते हैं, यानी ग्रॉस प्रोडक्शन के प्राइस को या ग्रॉस प्रोडक्शन को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस कैलकुलेशन में जीवीए जो है उस प्रोडक्शन में काफी मदद करता है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जीवीए का क्या जो है जीवीए का क्या प्रदर्शन है या उस जीवीए में रोजगार की हिस्सेदारी कितनी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार का। कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार का, और बिहार में सबसे पहले हम बात करेंगे, ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये आपका द्वितीय क्षेत्र है, और ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। तो जो जीवीए है वह आप देखेंगे 20.7% रहा है, 20.7% प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में 20.7%, ऑलमोस्ट दोनों ही क्षेत्रों में सेम रहा है। ये 2021 और 22 के अंतिम आंकड़े हैं। ये कौन से आंकड़े हैं, 2021 और 22 के ये अंतिम आंकड़े हैं। अब वहीं पर हम रोजगार में अगर हिस्सेदारी कहें, अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या जीएसडीपी में है ना, या जीवीए में जिसकी हिस्सेदारी 20.7% है, वो सबसे अधिक रोजगार देने वाला जो है क्षेत्र है। यानी आप देखेंगे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में यानी प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो है वह रोजगार दिया, 47.8% का रोजगार दिया है। वहीं पर द्वितीय क्षेत्र जो जीवीए में 20.7% का कंट्रीब्यूटर है,
उसने रोजगार में हिस्सेदारी 25.9% तक दे रखा है। और वहीं पर अगर हम बात करें टर्शियरी सेक्टर, जिसमें 58.6% की हिस्सेदारी जो है दिखाई देती है जीवीए में, यहाँ पर जो कार्य में लगे लोग हैं वह दरअसल मात्र 26% ही है। तो एक शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा कि रोजगार में हिस्सेदारी को हम कैसे जो है फ्रेम कर सकते हैं। जैसे अगर हम रोजगार की हिस्सेदारी का क्रम अगर तय करें तो सबसे अधिक अगर हम बात करेंगे, फिर पहले स्थान पर, उसके बाद दूसरे स्थान पर, सबसे कम जो होगा वो तीसरे स्थान पर। तो इस तरह का आप कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका बिहार के स्तर पर। और अब हम बात करेंगे भारत के स्तर पर, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे हम, जैसे बिहार की जीवीए में जो है जो रोजगार की हिस्सेदारी है प्राथमिक क्षेत्र की, जहां पर 47.8% है, वहीं पर जो है भारतीय स्तर पर बात करें तो यह 40.8% है। इट मींस कि जो है बिहार में रोजगार अधिक है प्राथमिक क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर। तो इस तरह से हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और जब आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे जो है जो एनालिसिस होते हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर बात। तो ये बिहार के पर्सपेक्टिव में और ये भारत के पर्सपेक्टिव में एक कंपैरेटिव जो है डेटा को क्या किया गया है, जो है वो जो है कंपैरिजन किया गया है। इसी के साथ बढ़ेंगे हम लोग और बात करेंगे मूल्य और मुद्रास्फीति के बारे में। बिहार में मूल्य और मुद्रास्फीति की जब हम बात करते हैं, यानी कि प्राइस या इन्फ्लेशन का कंडीशन क्या रहा है, तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में, जिसे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। इसे ही हम लोग रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर हिंदी में लिखे हम लोग तो इसे हम लोग खुदरा मूल्य सूचकांक भी कहते हैं, या खुदरा मूल्य सूचकांक के नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्लियर बात। ये तो जो सीपीआई की स्थिति रही है वह दिसंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच में 5.5% तक बनी रही है। इस बात को आपको याद रखना है। कितना परसेंट? 5.5% तक जो है बना रहा है 2023 सितंबर तक और 2022 सितंबर से, यानी पूरे एक वर्ष में। इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्रों में जो रही है वो 5.5% ही रहा है, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में रहा है वो थोड़ा अधिक रहा। तो समग्र लेवल पर पूरे अखिल बिहार स्तर पर अगर हम बात करें तो ये 5.5% है, वहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में तो 5.5% रहा है, और अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 5.6%। और ये स्थिति हम बात करें किसकी? सीपीआई, जिसे रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे बिहार में क्षेत्रीय विषमताओं के बारे में। बिहार में जब हम क्षेत्रीय विषमताओं की बात करते हैं तो बिहार में पिछले कुछ वर्षों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत तेज हुई हैं, आर्थिक गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, और इन आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने से विषमताओं ने भी जन्म लिया है। यानी कि जो दो वर्गों के बीच में गैप है, यह गैप भी बढ़ा है। और इस गैप को जो है बताने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जिस आंकड़े को प्रयोग किया जाता है प्रमुख तौर पर, उसे हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं। और इसके अलावा पर कैपिटा इनकम के अलावा जो है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट के आधार पर भी या इनके कंजम्पशन के बेस पर भी जो है बिहार सरकार विषमताओं की जांच करती है, यानी असमानता की स्थिति का पता लगाती है। तो हम लोग इन्हीं डेटास को बात करने वाले हैं। तो बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और गरीब जिले, यानी कि विषमताओं को बताने वाला ये चार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की। 21-22 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जो है जो प्रति व्यक्ति आय रहा है वो पटना का रहा है। तो आपको जो है पटना सर्वाधिक रहा है, बेगूसराय दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर मुंगेर का स्थान रहा है। अब आप देखेंगे पटना का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,14,541 रुपए है, वहीं पर बेगूसराय 46,991 रुपए पर आ जाता है। तो आप यहीं पर देखिए कि कितना एक बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है पटना और बेगूसराय में। ये वास्तव में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को बताता है, ये वास्तव में एक बड़े जो है अंतर को बताता है, जिसको हम आर्थिक विषमता के रूप में जानते हैं। क्लियर बात। सबसे गरीब जिलों की बात करें तो आप देखेंगे सबसे अमीर जिलों की बात करें तो जहां पर 1,14,000 प्रति व्यक्ति आय है, वहीं पर शिवहर जैसे राज्य में शिवहर जैसे जिले की बात करें तो 18,980 रुपए पर कैपिटा क्या है? इनकम है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप एटलीस्ट ये प्रथम सबसे जो है समृद्ध जिला और सबसे कम समृद्ध जिला, आप एटलीस्ट दो जो है जिलों को जरूर याद रखेंगे। और अगर आप ये तीनों साथ या एटलीस्ट टॉप 3
एंड ये जो है सबसे कम जो है जो नीचे से जो है जो टॉप डिस्ट्रिक्ट है उनको आप याद रख लेंगे। तो मुझे लगता है कि कई बार कंपैरेटिव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आप आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप पटना को याद रखेंगे और शिवहर को याद रखेंगे हाईएस्ट एंड लोएस्ट में। जब हम बात करेंगे प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल की खपत की बात करेंगे तो 22 और 23 वित्तीय वर्ष में जो है पटना में 17.2 मीट्रिक टन जो है वह पेट्रोल की खपत रही है। सबसे ज्यादा खपत भी रही है यहाँ पर, और सबसे कम खपत रही है जो है वो बांका में 4.7 जो है मीट्रिक टन। वहीं पर अगर हम बात करें प्रति हजार प्रति व्यक्ति डीजल की खपत, तो ये 22 और 23 में सबसे अधिक खपत जो है वो पटना में रही है और सबसे कम खपत जो है वो शिवहर में रही है। फिर हम बात करें अगर जो है रसोई गैस की खपत की बात करें तो पटना में सब सर्वाधिक खपत रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पटना की पर कैपिटा इनकम अधिक है तो यहाँ पर कंजम्पशन का जो है भी स्तर अधिक होगा। और फिर हम बात करें अररिया की बात करें तो अररिया में खपत कम रहा है, 7.2 जो है मीट्रिक टन ही जो है वह खपत हो पाई है। तो इस जो है कंपैरिजन पर यानी कि पर कैपिटा इनकम की हम बात करें और यहाँ पर कुछ पेट्रो प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट एज लाइक हम बात करें पेट्रोलियम, डीजल है ना, रसोई गैस के खपत के आधार पर जो है बिहार सरकार अपने राज्य में विषमता की स्थिति को पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे, आज के इस सेशन को हम लोग फिनिश करेंगे और आज के एमसीक्यूज पर, यानी आपके लिए एक प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको बताना है। अभी आज के जो सेशंस हम लोगों ने किए हैं उन सेशंस के बेस पर ही आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 15.5%, 10.6%, 5.6% या 9.6%। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर हम लोग फिनिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।